आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि हर इंसान, हर शख्स महीने में एक ना एक बार आपके दुकान पर, आपके व्यापार क्षेत्र में जरूर आता है और उसकी वो डेली आवश्यकताओं की जरूरतें हैं जिनको वो पूरा करता है। यानी अगर हम किराने का व्यवसाय समझें या फिर किराने की आवश्यकता समझें तो एक इंसान को लगभग महीने में 5 से 7 हजार रुपये का किराना लगता है अपना घर परिवार चलाने के लिए। एक मिडिल क्लास फैमिली का जिक्र कर रहा हूं मैं, जहां पर 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ रहते हो, उनके साथ माता पिता को। तो क्या माना जाए इस रिफॉर्म के बाद, इस बदलाव के बाद उसमें कितनी कटौती आती हुई नजर आने वाली है? देखिए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को व्यापारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को जिस तरीके से राहत देने की बात कही थी, रिटर्न गिफ्ट देने की बात कही थी, वो कहीं ना कहीं सार्थक रूप से होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे कहूँगा कि जो उपभोक्ता है उनको सीधा इस पर बेनिफिट मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि 5% के बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो 0% GST पे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी बहुत नए स्तर पे पहुंच जाएंगी। जो मतलब 0% GST लगेगा तो आदमी के जो उपभोक्ता है उसको बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि दाल, चावल, तेल, शक्कर, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको GST के दायरे से बाहर करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि दैनिक उपयोगी की वस्तुएं हैं। और एक चीज़ और इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी थोड़ा सा मिस आउट हो गया कि एक 500 रुपये रोज कमाने वाला व्यक्ति GST पेड करेगा, और जो अन्य जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो 25 किलो से ऊपर अगर परचेसिंग करता है तो उसको GST नहीं देना पड़ेगा। ये एक बड़ी विसंगति इसमें थी और इस बार उम्मीद थी कि वो भी उसमें कहीं ना कहीं सॉल्व आउट होगा, पर वो हो नहीं पाया। पर आने वाले समय में ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर भी कुछ ना कुछ बात जब सामने आएगी तो इस पर भी कुछ ना कुछ राहत आम उपभोक्ता को मिलने वाली है। बिल्कुल, लेकिन मैं फिर वापस से आऊंगा आपके पास। कपिल जी, मैं अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर का जिक्र करूं या फिर टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, अगर क्योंकि आम इंसान की जो दीपावली, दशहरे वाली जो शॉपिंग है वो लगभग इसी पर असर डालती है और हमारे जो इकोनॉमी को है वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट करती हुई नजर आती है। तो क्या माना जाए कितना असर जो है इसके बाद इन सेक्टर्स में देखने को मिलने वाला है? देखिए, क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे आज अगर आप कुछ चीज़ खरीदने का सोच रहे थे तो आप 22 तारीख तक रुक गए होंगे। हम यहाँ जितने बैठे हम में सब में यही करेंगे, 22 तारीख तक रुकेंगे। 22 तारीख के बाद हम सब अचानक से खरीदारी करने पहुंचेंगे, तो ये मान के चलिए कि यहाँ करीब 17-18 दिन का गैप है जो स्पेंडिंग रुकी हुई है। और जब हम इकट्ठा खर्चा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एकदम से कैश फ्लो बढ़ता है इकोनॉमी में और उसका इम्पैक्ट मार्केट में दिखता है। पर फिर यहाँ समझने की बात है कि क्या स्थायी डिमांड हम क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारे डिस्क्रिप्शनरी आइटम हैं। इसमें एक छोटी सी मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल ये भी ऐड करता हूं। अमूमन होता यही है, गणेश चतुर्थी पर शॉपिंग होती है, खरीदारी होती है और उसके बाद वो धीरे धीरे नवरात्र तक इस लिहाज से कम हो जाती है कि श्राद्ध पक्ष में कोई शॉपिंग करता नहीं है। तो इससे क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा? क्योंकि वैसे भी श्राद्ध पक्ष में इंसान शॉपिंग नहीं करता था। अमूमन किसी को नया छोटा सा कपड़ा भी लेना होता तो सोचता था कि यार 16 दिन निकल जाने दीजिए, कड़े दिन निकल जाएंगे, नवरात्र में खरीद लेंगे। बिल्कुल, वो तो एक मुझे लगता है कि सरकार ने शायद ये सब समझ के मतलब इसीलिए क्योंकि जो हम ये सोच रहे हैं कि अब भाई 22 तारीख तक कोई शॉपिंग नहीं होगी, इंसान रुक जाएगा, इंसान सीधे नवरात्र के बाद शॉपिंग करने वाला है, तो ये तो अमूमन हर साल होता है। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो सरकार ने में भी शायद ये कारण हो सकते हैं। बट फिर मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पे कि क्या दिवाली, दशहरे के बाद हमारे पास 12 महीने होते हैं। आपको चलिए दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, क्रिसमस हो गया, ये 3 महीने जो होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेजरली फेस्टिव सीजन कहलाते हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ डिमांड क्रिएट होती है और लोग खरीदारी करते हैं। बट क्या हम अपने उपभोक्ताओं की जेब में इतना पैसा डाल रहे हैं? क्या हम रोजगार जनरेट कर रहे हैं? क्या हम उनकी आमदनी बढ़ा रहे हैं? अगर आप वेज ग्रोथ की बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो वेज ग्रोथ जो डबल डिजिट होती थी वो सिंगल डिजिट आ गई है। मतलब लोगों की आमदनियां उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं जिस हिसाब से लोगों के खर्चे बढ़े हैं। क्रेडिट ग्रोथ ये तो बड़ा कारण है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि अमूमन चलिए हम ये वाला फेस्टिव सीजन निकाल देंगे। इस फेस्टिव सीजन में जो आम उपभोक्ता के आप हम हैं उन्हें शॉपिंग के दौरान फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये कैसे इंश्योर होगा कि आने वाले फ्यूचर में गाड़ियों के रेट नहीं बढ़ेंगे? कंपनियों की तरफ से गाड़ियों के रेट बढ़ सकते हैं, मोबाइल के रेट बढ़ सकते हैं, अब दूसरी कंपनियां जो है वो अपने अपने उत्पादों के रेट बढ़ा देगी, तो स्थितियां तो फिर वहीं की वहीं हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए ये ओपन मार्केट है, तो हम सरकार किसी कंपनी के रेट बढ़ाने से नहीं रोक सकती, है ना। अगर कोई गाड़ी कोई एक कॉस्मेटिक फीचर ऐड करती है
तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। और मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर या दूसरे कंज्यूमर सेक्टर, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर सेक्टर इस परिस्थिति में या इस स्थिति में नहीं है कि वो प्राइस बढ़ाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस प्रेशर में है कि उनका डिमांड नहीं है। तो वो इस मौके को जान नहीं देंगे हाथ से, वो प्राइस बढ़ाएंगे नहीं, मेरा ऐसा मानना है। जो क्योंकि हाँ, प्राइस कब बढ़ती है, डिमांड जब बढ़ती है, तो ऑलरेडी वो इंतजार कर रहे हैं। काफी कुछ उनकी 100 अगर 100 यूनिट बनाते थे तो 70-75 ही बना पा रहे हैं अभी, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो मुझे लगता है वो इंतजार करेंगे कि डिमांड बढ़े और एक बार फिर वापस कुछ चीजें आती हैं पटरी पे, फिर जरूर सोच सकती है। पर मुझे लगता है कि अगले 1 साल तक वो इस बारे में विचार करेंगे। लेकिन एक थ्योरी तो ये भी रहती है ना कि जब जैसे ही प्राइस घटती है वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, जो अब देखने को मिलने वाला है। भाई प्राइस कम हो रही है, अगर हम 22 तारीख से देखें तो डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर वापस से वही स्थितियां हो जाएगी। नहीं, पर उसका एक और कारण है क्योंकि कैपेसिटी अभी इनके पास में बहुत है। तो अगर ये 100 यूनिट्स पर डे बना पा रहे थे फॉर एग्जांपल, तो वो 70-75 यूनिट ही बना पा रहे हैं, क्योंकि बाकी 25 की डिमांड नहीं है। अच्छा, तो वो जो 25 वाली डिमांड है वो अभी फुलफिल कर देंगे। फुलफिल कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उसका इम्पैक्ट इस पे दिखना चाहिए। जी।